चलिए एक स्टेप बैक लेते हैं और अब हम बात करते हैं बाजार के फंडामेंटल्स की। प्रशांत खेमका, व्हाइट ओक के कैपिटल के फाउंडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे एक इशू पे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप एक फॉरेन इन्वेस्टर भी रह चुके हैं अपने प्रीवियस अवतार में। ये जो यील्ड सॉफ्टनिंग का जो मैटर है, जो डरा रहा है लोगों को कि ये क्या रिसेशन, बॉन्ड मार्केट क्या एक रिसेशन को यूएस में फैक्टर इन करना शुरू कर दिया है, ये इसको आप कैसे समझते हैं? क्योंकि अगर यूएस में रिसेशन होगा, ग्लोबल ग्रोथ इंपैक्ट होगी, क्रूड प्राइसेस नीचे जाएंगे, जो इंडिया के लिए एक्चुअली अच्छा है। तो मैं इसका इंडिया इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इंडिया इम्पैक्ट समझने के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। सर्टनली अजय, मुझे आपके शो पे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये यील्ड सॉफ्टनिंग का जो बेसिकली फ्लैटनिंग की आप जो बात कह रहे हैं, मेरे अनुसार, एंड हम हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग मैक्रो में हमारी टीम ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं देती, बट टू फॉर व्हाट इट्स वर्थ मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि नियर टर्म जो है इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। कई कारण हैं। सप्लाई चेन ऑलरेडी टूट चुकी थी बिकॉज ऑफ कोविड, एंड उसके तुरंत बाद अभी तो सप्लाई चेन ब्रेकअप से रिकवर हुए नहीं थे दुनिया, क्योंकि चाइना में काफी लॉकडाउन अभी भी चल रहे हैं, एज यू माइट नो। आधा शंघाई बंद है और वर्ल्ड वाइड काफी डिलेज चल रहे थे। वो सप्लाई शॉक की वजह से नियर टर्म इन्फ्लेशन शॉक था। तुरंत उसके ऊपर ही ये जो रशिया यूक्रेन का मामला उभर आया है, उससे भी सप्लाई शॉक हुआ है कई कमोडिटीज में, मेटल्स में, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में वगैरह वगैरह। इसलिए एक इन्फ्लेशन शॉक है अभी। ये इन्फ्लेशन शॉक के चलते नियर टर्म रेट्स क्वाइट लाइकली रैपिडली इंक्रीज किए जाएंगे, जैसे कि मार्केट को ऑब्वियसली मार्केट के अनुसार जो वो फेड प्लॉट कहते हैं, डॉट प्लॉट या फेड प्लॉट जो है, उसके अनुसार कुछ 7-8 रेट हाइक्स आएगी। तो ये तो मोटा मोटा आज की तारीख में जो फेड प्लॉट है उसके अनुसार ये 2-2.5% जो भी फोरकास्टेड है ओवर द नेक्स्ट 2 years इंटरेस्ट रेट्स पहुंच जाएंगे। तो इट इज मोर और लेस अ गिवन। आज की तारीख में थिंग्स कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ मैक्रो इवेंट्स प्रोग्रेस ओवर द कमिंग कपल ऑफ इयर्स। बट अगर 2-2.5% हो जाता है तो लॉन्ग टर्म जो रेट्स है, मगर लॉन्ग टर्म ऊपर नहीं गए हमारे अनुसार, इस वजह से क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अभी भी बहुत कंटेन्ड है। एंड अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कंटेन्ड है तो लॉन्गर टर्म यील्ड्स भी अंडर प्रेशर या कंटेन्ड है। तो नियर टर्म हाई हो चुकी है एंड लॉन्गर टर्म इतने ऊपर नहीं गई है। बोथ आर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, और उनका ग्रोथ से इतना कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ये लगता है। चाहे वो 2 year वर्सेस 10 year देखिए आप, या 2 year वर्सेस 30 year देखिए आप, तो हम उसे इस तरह से रीड कर रहे हैं। और वैसे भी जैसे मैंने कहा, ये मैक्रो इंडिकेटर्स पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। आप देखिए ना, 2 साल बाद, ठीक 2 साल पहले कोविड की चपेट में था मार्केट, बुरी तरह चपेट में था। मार्च एंड में आपको पता ही है 23 मार्च को बॉटम हुआ था। उस टाइम पे कोई भी मैक्रो प्रोग्नोसिस की होती, विश्लेषण किया होता, फोरकास्ट किया होता, तो वो 100% गलत गया होता कि अगले 2 साल में क्या होने वाला। 180 डिग्री ऑपोजिट हुआ है मार्केट में, following that big major, I mean once in a lifetime kind of event। तो ऐसे नहीं कि उसके बाद हमने मैक्रो फोरकास्ट करनी बंद कर दी, बट हम लोग मैक्रो पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। बट हाँ, आपने जैसे कहा, पूछा, उसके उत्तर में मैं यही कहूंगा कि ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को चलते जो है, वो कर्व, जो शेप ऑफ द कर्व है, वो उसके चलते है, ना कि ग्रोथ के चलते। राइट, फेयर पॉइंट। आपने बहुत अच्छी बात बोली। बस ये है कि एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर को नज़र रखनी चाहिए मैक्रोज पे,
क्योंकि मैक्रो एक वेसल है जिसके अंदर सारे एसेट क्लासेस और कंपनीज ऑपरेट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात सच है कि चैलेंजिंग मैक्रोज में भी बहुत सारी कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है, और एक एक्टिव फंड अगर मैं मैनेजर का काम यही है। इस पे एक बात कहूं, क्योंकि अभी आईपीएल शुरू हुआ है हाँ 2 दिन बोलिए। श्योर प्लीज। तो मैक्रो है, उससे पैसे नहीं बनते। मैक्रो एक रिस्क है, नजर रखनी चाहिए फंडामेंटल इन्वेस्टर को भी, बट ध्यान ये होना चाहिए कि वो रिस्क पोर्टफोलियो इस तरह से रखा जाए कि वो रिस्क को, चाहे किस तरह से भी मैक्रो डेवलप हो, वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। उससे पैसे बनाने की कोशिश करने में सारी तकलीफें आती। इट्स लाइक आईपीएल का मैं ये उदाहरण दे रहा था, कॉइन का जो टॉस है, कल का ही मैच जो था, जो पहले मैच जो टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करने करता है, बट टॉस पे अब टॉस इंपॉर्टेंट है, यानी कि राइट, जस्ट लाइक यू सेड मैक्रो इंपॉर्टेंट है, बट जैसे कि टॉस चाहे कितना भी महारथी कैप्टन क्यों ना हो, वो टॉस तो जीत नहीं सकता। तो पर कोई भी टॉस आए, पोर्टफोलियो या टीम को ऐसी रखनी चाहिए कि उस परिणाम से एक विनिंग पोजीशन में रहने की गुंजाइश रख सके। इनफैक्ट काम यही है एक अच्छे एक्टिव फंड मैनेजर का कि अब पिच को देख के अपनी बैटिंग स्टाइल को एडजस्ट कर ले, लेकिन बैट तो चलाना ही होगा, बल्ला तो घुमाना ही होगा, और क्योंकि पैसे आपको इसी बात के देते हैं इन्वेस्टर्स की भाई आप उसको डिप्लॉय करें। एनीवेज, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस तरह के इन्वायरमेंट में, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में आपने पहले भी देखे इस तरह के साइकिल्स, और लो ग्रोथ, रिलेटिव लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन स्टिकी रहने के इन्वायरमेंट में किस तरह की कंपनीज को आप ध्यान पे रखे हैं जो बीट कर सके इस तरह के एनवायरनमेंट को? जरूर जरूर से। सो हमारी टीम अव्वल तो कोई भी सिचुएशन में ऐसा पोर्टफोलियो रखना चाहती है कि जिसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, वो जो हर एक सिचुएशन के लिए बैलेंस हो, क्योंकि हम लोग पैसा तो कमाने का वो मैक्रो सिचुएशन से बिलीव नहीं करते कि कोई पैसा कमाया जाता है, तो वो रिस्क को हैज रखे। बट जैसे कि आपने कहा, ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे कोविड हुआ या वॉर हुआ, जो कभी सोच भी नहीं सकते, तो पोर्टफोलियो को रीअसेस करते रहना पड़ता है कि भी वो बैलेंस है कि नहीं पोर्टफोलियो में, कहीं पोर्टफोलियो इम्बैलेंस तो नहीं हो गया बिकॉज ऑफ मैक्रो डेवलपमेंट्स और अदर मार्केट, आइदर मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और मार्केट स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स। तो जैसे कि पहले भी आपको पता होगा, टीम को जो टॉप डाउन बेसिस पे तो कोई सेक्टर का प्रेफरेंस है नहीं, बट बॉटम अप बेसिस पे कई ऐसे सेक्टर्स है जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये जो है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स जो है, उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हमेशा चुनिंदा अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। वैसे ही आईटी सर्विसेज जो है उनमें काफी मिलती है, एंड देन कंज्यूमर रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड में भी हमेशा से मिलती आई है और कंटिन्यूअसली मिल ही रही है। बट ये जो अभी वॉर सिचुएशन हुआ है, वो किस हद तक आगे डिटीरियोरेट हो सकता है वो कोई कह नहीं सकता है, कितना लंबा चल सकता है कोई कह नहीं सकता। तो वो एक जो नया रिस्क को मद्देनजर रखते हुए टीम ने सिलेक्टिव चुनिंदा कमोडिटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है ओवर द लास्ट 3 months और सो, 2-3 months जो भी आप कही। प्रशांत जी, आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें आईटी कंपनीज की भी आपने अच्छी खासी वेटेज दे रखी है। कुछ और आईटी कंपनीज को अपनी वेटेज में आप लिस्ट में बढ़ाएंगे, या फिर जो पोर्टफोलियो अभी तक डिज़ाइन किया है कि 17% करीब आईटी का आपका है टोटल पोर्टफोलियो में, ये उतना ही रखना चाहते हैं? देखिए, स्पेसिफिक नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट जैसे कि आपने खुद ने जो फिगर का है 17%, इतना जो एक परसेप्शन है, कोई कारण से परसेप्शन जो है कि हमारी टीम के पास बहुत ज्यादा आईटी एक्सपोजर है, वो कभी भी सही नहीं था मैं कहूंगा, और आज भी सही नहीं है। आज मार्केट में ही देखिए आप, तो मेरे अंदाज से कहीं 12 से 14% के बीच में आप BSE 500 में ही देख लीजिए तो आईटी का एक्सपोजर होगा। एक तो पहली बात तो वो। दूसरा, जो 17% आपने कहा, अगर मान लीजिए कि वो अपने सही पकड़ के चलते हैं 1 मिनट के लिए, तो अगर 12 से 14 पकड़ लीजिए, 13% और 17% में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। तीसरी बात ये कहूंगा कि ये जो इंडेक्स मेकर्स होते हैं, वो कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको मिसक्लासिफाई कर देते हैं। आईटी स्टॉक से मैं और आप ये समझेंगे कंपनियां जो यहां से एक्सपोर्ट करती है टू यूएस, आईटी सर्विसेज, जिनका करीबन 2/3 या आधा से ज्यादा या 2/3 यूएस से आता है, बाकी 1/3
यूरोप और जापान से मिलके आता है। इंडिया में हार्डली कोई बिजनेसेस होते हैं, बट आप ऐसी कंपनियां भी मिलेगी जो आईटी सर्विसेज में क्लासिफाइड है, जिनका 100% बिजनेस इंडिया से आता हो, और जो नथिंग इन कॉमन विद अदर आईटी सर्विसेज। तो ऐसे मिसक्लासिफिकेशन का भी इश्यू है, तो वो सब आप रिजॉल्व करिएगा। तो कोई पोर्टफोलियो में ऐसा कोई लंबा चौड़ा वेट नहीं है कंपेयर टू जो बेंचमार्क है, पर ये जरूर सही है कि हमारी टीम ने आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करने की वजह से उनका आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है आईटी सर्विसेज में। दूसरे सेक्टर्स भी जो मैंने पहले बताया, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सभी में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया है। बट एक बात ये भी हो जाती है, काफी फंड मैनेजर्स एटलीस्ट 2-3 साल पहले तक तो उनके पास आईटी सर्विसेज पोर्टफोलियो में बहुत कम थी, तो हम एक अलग से स्टैंड आउट हो जाते थे कि भाई हमारे पास इतना आईटी सर्विसेज है। तो आईटी सर्विसेज कंटिन्यूज टू बी जैसे था करीब करीब वैसे ही है, कोई ज्यादा चेंजेस मुझे तो अभी ध्यान में नहीं आ रहे जो टीम ने किए हो ओवर द लास्ट 3 to 6 months इन आईटी सर्विसेज। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। आज सारे के सारे फैक्टर्स डोमेस्टिक मार्केट्स के फेवर में जो ट्रेड कर रहे थे, उसमें सिर्फ एक कंसर्न थी एफआईआईज की सेलिंग। ऑफ कोर्स सेलिंग इंटेंसिटी बीच में एक बार कम होती हुई भी दिखी, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं लगातार कुछ सेशन से एफआईआईज की तरफ से सेलिंग आती हुई दिख रही है। इंटेंसिटी कम हुई है, अभी भी क्वांटम जो है वो कम दिख रहा है, लेकिन क्या लगता है आगे चलकर और जो सेलिंग आ रही है मेजरली, क्या मल्टी रीजनल फंड्स हैं, ग्लोबल इक्विटी फंड्स हैं, या फिर डेडिकेटेड फंड्स हैं जो कि भारतीय बाजार पर बुलिश? आखिर सेलिंग कहां से आती हुई दिख रही है और ईज आउट होती हुई क्या दिख रही है आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में? बिल्कुल सही कहा आपने मानसी। जो भारतीय मार्केट कैप है करीबन 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का, उसमें फॉरेन ओनरशिप टोटल मिला के करीबन 20% है। तो समझिए 701 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन ओनरशिप 20-22% जो है। तो 700 बिलियन में से किसी के पास फर्म डेफिनेटिव नंबर नहीं है, बट जो नंबर्स मैंने देखे उसके अनुमान से वो 20% का 20% इंडिया डेडिकेटेड फंड्स है, यानी करीबन 150 बिलियन डॉलर इंडिया डेडिकेटेड फंड्स है। बाकी 500-600 बिलियन डॉलर्स आर मल्टी रीजनल फंड्स, which is where we believe, based on our experience in our conversation, हमारी जो क्लाइंट से इंटरेक्शन होती रहती है और इंडस्ट्री में इंटरेक्शन होती रहती है, उसके अनुसार हमारा ये अनुमान है कि मेनली जो मल्टी रीजनल फंड्स है, जैसे आपने कहा मानसी, ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स है, ग्लोबल इक्विटी फंड्स है, वहां से सेलिंग आ रही है। वो इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग नहीं है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, या पिछले साल जैसे चाइना के टेक सेक्टर में इतना बड़ा गिराव आया बिकॉज ऑफ पॉलिसी एक्शंस देयर, चाइना 20% डाउन था, तो उसके चलते जो आप कह सकते हो कि इन्वेस्टर्स में ईएम के प्रति घबराहट रही है पिछले 6-12 महीने में। तो ईएम एंड ग्लोबल इक्विटीज में ईएम का वेट कम होने से और ईएम में आउटफ्लो होने से एक ऑटोमेटिकली इंडिया में भी आउटफ्लो आ जाता है, क्योंकि अगर किसी का 10% आउटफ्लो होता है फंड में से, ईएम फंड में से, तो वो हर एक कंट्री को रिड्यूस करता है, इंडिया नहीं बच पाएगी उसमें। तो वो रिडक्शन की वजह से मैक्सिमम सेलिंग आई, क्योंकि 80% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली ये मल्टी रीजनल फंड्स की तरफ से है इंडिया में। इंडिया डेडिकेटेड में हमारे नजर में हार्डली कोई सेलिंग है। हाँ, पिछले 3-4 महीने में कह सकते हैं कि बाइंग नहीं ज्यादा आई है इंडिया डेडिकेटेड में, बट सेलिंग हमें तो इंडिया डेडिकेटेड में हमारे अनुसार नहीं हो रही है कोई भी खास तौर पे। ऑलराइट प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मुझे ग्रेट।